हाँ जी बच्चों, बैठो। अच्छा, ए पार्ट तो पूरा हो रहा होगा। ठीक है, चलो एक मिनट ये डिस्कस कर लो। अच्छा, वो बी पार्ट में थोड़े से क्वेश्चंस होंगे शायद, जो कौन से पावर वाले थे? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट कौन सा? ट्वेल्थ भी छोड़ दो, पावर हमने पढ़ानी। हाँ, इफेक्टिव कहीं लिखा होगा बच्चों, वो भी आरएमएस ही होता है उसका मीनिंग। ठीक है, हाँ जी। और 14th नहीं हुआ होगा ना? ठीक है। इसमें ना एक्चुअली बस वो, जैसे आज की क्लास के बाद सारे ही हो जाएंगे आपके। एक्सरसाइज 1 बच्चों ए पार्ट। पावर, ठीक है। हम्म नहीं, मैक्सिमम तो हम तो डिफरेंस ही ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं हम तो। राइट बच्चों, डन? ये तो था। हाँ जी। तो बच्चों ये एसी वाला पार्ट सबने कर लिया बच्चों, जो मैंने एक इंडक्टर वाला दिया था पार्ट होमवर्क में, सबने किया ऑनलाइन? ओके, तो देखो चेक करो,
सबसे पहले तो इंडक्टर वाला सर्किट ऐसे बन गया, इसमें आप इक्वेशन क्या बनाओगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने इसको ऐसे लिख दिया डी आई बाई डी टी इक्वल टू नॉट बाई एल, और आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो बच्चों एक कांस्टेंट आएगा, इजंट इट? अगर आप एक जनरल इंटीग्रेशन करोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो क्या एक कांस्टेंट आएगा? आपने क्या किया उस कांस्टेंट का बच्चों? कौन सी वैल्यू? आपको तो कुछ दिया ही नहीं हुआ कि t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है या कुछ। एवरेज मतलब वो जो कांस्टेंट है उसका कुछ रोल तो t इक्वल टू 0 वाली वैल्यू से होगा ना, इजंट इट? तो मतलब हो सकता है 0 भी आ जाए, हो सकता है नॉन 0 भी आ जाए, बट एक कांस्टेंट तो आएगा। ये आपने क्या किया उस कांस्टेंट का? वैसे ही बस छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, मतलब जनरली सारी जगह ना बुक्स ने ऐसे ही किया होता है कि चल एसी पढ़ रहे हैं उसको छोड़ो और बस आगे वाले पार्ट पे हम फोकस कर लेते हैं, जो सोच के ऐसा लग रहा है कि ये कॉस वाली टर्म ही होगी काम की। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बेसिकली कांस्टेंट मतलब क्या, कि एक डीसी करंट हो गया। अगर करंट की कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो वो क्या बन जाएगा, एक डीसी करंट बन जाएगा। ठीक है, तो वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग, ठीक है, कि एक कांस्टेंट आएगा, बट उस कांस्टेंट से होगा क्या? उस कांस्टेंट से हमारे सर्किट के अंदर एक डीसी करंट आ सकता है। ठीक है, राइट नाउ क्योंकि हम एसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं इसलिए हम उस टर्म को इग्नोर कर देते हैं, बट वी शुड बी क्लियर कि क्यों इग्नोर किया, वाई? क्योंकि हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि एसी करंट कितना है, एसी का सारा कुछ हम पढ़। ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, कि वी इग्नोर दिस कंसिडरिंग इट टू बी द डीसी कंपोनेंट। ये बात सबने लिख ली बच्चों? You ignore this considering it to be DC component। चलो, अब एक बार ये आ गया, फिर आगे क्या बनेगा? ये किस टाइप की टर्म बनेगी? माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखोगे? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय, राइट? जैसे हमने सीखा था उसके हिसाब से अगर लिखना है तो वी शुड राइट इट एज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? व्हाट कैन वी से अबाउट द फेज ऑफ करंट? वो वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे है। राइट, तो ये पहली बात आ गई कि करंट इज पाई बाय 2 बिहाइंड वोल्टेज। इंडक्टर के केस में क्या था बच्चों? पाई बाय 2 अहेड ऑफ वोल्टेज, इजंट इट? तो इसके बेसिस पे जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, तो ये जो ई नॉट के डिनोमिनेटर में आया इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे वहां एक्सी बोला था, इसको एक्सएल बोल दिया। ये भी बच्चों रिएक्टेंस ही है, ठीक है? तो अब रिएक्टेंस भी दो तरीके की होगी, एक कैपेसिटर वाली एक इंडक्टर वाली।
तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कि एक को बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक को बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसकी वैल्यू क्या बन गई बच्चों? ओमेगा। इज दिस थिंग क्लियर? वो लैग कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू कम है। करेक्ट? फेजर कैसा बनेगा बच्चों? बताओ, वोल्टेज का फेजर कहां बना? t इक्वल टू 0 पे, मतलब एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल। तो करंट का फेजर कैसा बनेगा? उससे पाई बाय 2 पीछे, मतलब माइनस इस तरह से। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? ये सबने ऐसे ही किया था। ऑनलाइन क्लियर? ठीक है जी। तो बच्चों अगर अब हम ध्यान से डिस्टिंग्विश करें बिटवीन बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये बात तो पक्की हो गई। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही केसेस में करंट फ्लो कर रहा है ना? कुछ वैसा नहीं हुआ जो डीसी में हो रहा था, दोनों ही केसेस में करंट फ्लो करेगा सर्किट से, राइट? तो अब डिफरेंसेस क्या क्या है कैपेसिटर और इंडक्टर के बिहेवियर? कैपेसिटर में करंट पाई बाय 2 आगे था, इंडक्टर में करंट पाई बाय 2 पीछे है। और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंडक्टर की रिएक्टेंस ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? अच्छा, एक मिनट बच्चों, बिफोर राइटिंग दिस एक बार वो भी पार्ट कंप्लीट कर लें। जैसे हमने लास्ट टाइम वो लिखा था ना, वो कैपेसिटर के लिए मतलब डीसी के साथ कंपेयर किया था उसकी वैल्यूज को, और फिर लिखा था कि कैपेसिटर किस टाइप का फिल्टर था बच्चों? हाई पास। वैसे ही यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं डीसी के अंदर? देखें, अगर हम डीसी की बात करें वहां पे ओमेगा 0, तो इंप्लाइज एक्सएल क्या होगा? 0। क्या मतलब हो? अगर एक्सएल 0 स्ट्रेट वायर, वैसा ही होता है। इंडक्टर t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैसा बिहेव करता है स्टेडी स्टेट में? स्ट्रेट वायर की तरह, तो कंसिस्टेंट आ रहा है। दूसरी बात, इंडक्टर किसको हाई रेजिस्टेंस देता है? लो हाई फ्रीक्वेंसीज को हाई रेजिस्टेंस देगा वो। तो क्या मतलब वो इंडक्टर किस टाइप का फिल्टर? वो लो पास। ये बात समझ आ गई बच्चों? Get all? ओके, तो इसके बेसिस पे हम वो डिफरेंसेस लिख सकते हैं बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। हाई पास लो पास चाहे मतलब 12 लिखना लिख लो, नहीं तो 10 से ऊपर वाले लिख लो। बेसिकली यू शुड बी क्लियर कि क्या डिफरेंसेस है दोनों।
अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ठीक है जी, क्लियर बच्चों? अब हमें एटलीस्ट तीनों का इंडिविजुअली समझ आ गया कि क्या क्या रोल है, इंडक्टर, कैपेसिटर और, लिख लो अगर। हाँ जी बच्चों, लिख लिया? बढ़े आगे बच्चों? नेक्स्ट बच्चों हम ये सीखेंगे कि अगर हम सर्किट के अंदर आर एल सी तीनों इकट्ठे रखें, ठीक है, इससे बच्चों अपने आप अगर इनके हम कुछ केसेस लेंगे, दो दो करके लगाएंगे, कोई पेयर्स बनाएंगे, वो भी अपने आप कवर हो जाएगा, राइट? तो हम सीधा ही ये पढ़ लेते हैं कि अगर तीनों को लगा दें तो क्या होगा, राइट? तो हमारा इसका इतना सर्किट बन गया कि हमने तीनों को लगा दिया, किस ऑर्डर में लगाया डज नॉट मैटर। मुझे एक बार किरचॉफ लिख के देखो और मुझे बताओ क्या उस किरचॉफ को हम सॉल्व कर सकते हैं? जस्ट बताओ मुझे क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या मेथड होगा उसको सॉल्व करने का? हाँ जी, तो बच्चों ये जो आया
इस तरह से आपने किरचॉफ लिखी, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस एल डी आर टी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। एनी डाउट? इसको आप रीअरेंज अगर करोगे और इफ यू राइट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये ऐसा बन जाएगा। करेक्ट? अच्छा मुझे ध्यान से देखना बताओ ये किस टाइप की इक्वेशन है। ये बच्चों क्यू के अंदर एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। मैथ में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ, इंटीग्रेशन हो गया तो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों वैसे आपका मैथ्स में आगे चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे हम ऐसी कोई इक्वेशन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप की इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, मुझे ध्यान से देखकर ये बताओ क्या ऐसी इक्वेशन पहले आई थी कभी? बिल्कुल इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ कहाँ आई थी बच्चों? देखो सेम आई थी। जो LRC में आई थी उसमें राइट हैंड साइड 0 थी, है ना? बिल्कुल ऐसी कहाँ आई थी? चलो लेट मी नैरो डाउन क्लास 11 सर्कुलर सर्कुलर में काफी है ऐसे कराओ मत यार तो सच्ची। एसएचएम में कहाँ थी? हाँ नहीं वैसे नहीं किया तो है। ये जब आप देखो बच्चों फोर्स्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन है, जब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन किया था आपके आइडिया में खाली पार्ट फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। था तो सही देखो ये, मुझे ये नहीं पता कि आपने नहीं मैंने नहीं पढ़ाया ना, मेरे को तो खुद का लिखा होता। चलो खैर एक ही बात है, इट्स एज गुड एज कि नया है सब कुछ। ठीक है, तो मान लो बच्चों कि ये एक नई इक्वेशन है, नई पढ़ी हुई इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझने में। एसएचएम की इक्वेशन किस टाइप की होती है? मैंने आपको कहा भी था ना कि मैं इसके साथ आपको रिकैप करा दूंगा उसका। एसएचएम की इक्वेशन कैसे होती है? d2x by dt2 plus omega square x equal to c। वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप उसको इससे कंपेयर करो तो उसमें एक तो ये बीच वाली टर्म नहीं आती dx by dt वाली, और एक उसमें राइट हैंड साइड पे या जीरो आता है या कांस्टेंट। तो बेसिकली उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, जो कि वहां भी बना था, जो कि यहाँ पे एलसी में भी बना। राइट, जब हम बीच में ये dq by dt या dx by dt ऐसी टर्म डाल देते हैं, वो क्या बन जाता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन है, वो भी एसएचएम, लेकिन किस टाइप की एसएचएम हो गई? डैम्प्ड, मतलब जहां पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है, या ऐसे कह लो कि जहां पे ऑक्सीडेशन खत्म होती जा रही है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल आ जाए, ठीक है, मतलब जब हम एसएचएम में लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं f cos ओमेगा f sin ओमेगा t, मतलब एक वेरिएबल फोर्स यहाँ पे आ गया एक तरह से E नॉट sin ओमेगा t। मैं आपको ना बाद में पूरा लिखवा ही दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये होता है वैसे जो केस, ये होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है?
कि सिस्टम तो अपने मतलब फोर्स ऑसिलेशन इज लाइक सेइंग कि मान लो एक पेंडुलम है, अगर तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर तो बिल्कुल आइडियल केस ले तो पेंडुलम की कैसी ऑसिलेशन होगी, नॉर्मल 2π√L/g वाला केस बन गया। अब मान लो फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, अब आपने पेंडुलम को छोड़ दिया, वो कैसा केस है, डैम, वो कुछ देर बाद रुक जाए। प्लेटो तीसरा केस ये है, तो मान लो एक पेंडुलम है लेकिन आप ही उसको अपने हाथ से पकड़ के ऑसिलेट करवा रहे हो, तो वहां पे क्या हो गया, कुछ मिक्स मैच हो गया। पेंडुलम अपने हिसाब से करना चाहता है, आप उसको अपने हिसाब से करवाना चाह रहे हो, तो कुछ मिक्स मैच टाइप्स बन जाए, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, राइट, कि भाई आप करवा रहे हो। ये बात समझ आई बच्चों? सिमिलरली यहां पर भी इसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन किस तरह से कह रहे हैं, हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर LRC होता सिर्फ, कोई हम वोल्टेज सोर्स ना लगाते तो भी वो एक ऑसिलेशन तो कर रहा है। अब हमने क्या कर दिया, फोर्सफुली एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स लगा दिया जो कि कुछ ना कुछ अपनी इंटरफेरेंस लेके आए, ठीक है। तो एनीवेज उसको हम ऐसे चंद से रिलेट करके तो लिख लेंगे बाद में। मेन बात जहां जो हमें अभी समझनी थी बच्चों को ये है कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली, तो इसके सॉल्यूशन से हमें पता चलेगा कि सर्किट के अंदर कितना करंट है या क्या, लेकिन इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पे भी कुछ वेरिएबल है, देयर इज नो वे जिससे कि आप उसको अपनी सिंपल नॉलेज से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो बच्चों यहां पे रोल आता है फेजर्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फेजर्स सीखे, ठीक है। इसमें आपको बताया था कि फेजर्स कुछ चीजों को सिंपलीफाई कर देता है मैथमेटिकली, तो दिस इज वन सच थिंग कि फेजर की हेल्प से हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी पूरी बच्चों एक अलग मैथमेटिकल थ्योरी है कि कैसा फेजर बनना चाहिए और क्यों फेजर से हुआ है, ऑल दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू नो दिस। हमारे को तो बस यही इक्वेशन चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि ये फेजर से सॉल्व हो सकता कैसे। तो ये बात समझ आ गई जो मैंने बोली, ठीक है। बस बेसिकली ये इक्वेशन आ गई। अभी चाहे SHM वाला भूल भी जाओ पार्ट, कोई चक्कर नहीं, वो मैं लिखवा दूंगा। अभी आप बस ये सोचो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो नहीं आता था किसी को, उसको हम सॉल्व करना सीख गए, ठीक है। कैसे? सबसे पहली बात तो बच्चों ये बताया हमने कि जो करंट होगा, क्योंकि RLC तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, वो करंट तो तीनों के अक्रॉस सेम है, कोई डाउट? What can we say about the voltages? अगर आपको मतलब जैसे जो हमने फर्स्ट टर्म लिखी है वो भी तो वोल्टेज वाली है किरचॉफ, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखूं कि अगर आपको पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे सारी वोल्टेजेस पता है, मतलब आपको बेसिकली टी पता है तो आपको ई पता चल गया, कुछ ना कुछ वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस है, कुछ ना कुछ इंडक्टर के अक्रॉस है और कुछ ना कुछ कैपेसिटर के अक्रॉस है, ठीक है। उनमें क्या रिलेशन होगा? सम जो है, मतलब बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है वो क्या लिखी है? फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे बोल दूं बच्चों, ध्यान से देखना। कैन आई से कि v मतलब v या e इज इक्वल टू vr प्लस vl प्लस vc? आपने यही कहा है ना कि किसी भी इंस्टेंट पे जो सोर्स की वोल्टेज है वो L R और C में डिवाइड होगी, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डाउट? तो वी कैन ऑफ कोर्स से कि जो Vs है मतलब वोल्टेज ऑफ सोर्स इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस V। एनी डाउट बच्चों? एक बार लिखो फिर इसके आगे अब देखते हैं फेजर कैसे फंसाएंगे यहाँ पे।
लिखे जी। अब जो याद करो वो क्वेश्चन जो हमने किया था, एक जो वापस कराया था ना मैंने, वो मैथ्स वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला, उससे मैंने क्या समझाया था, वहां पे हम क्या अप्रोच फॉलो कर रहे थे। एक सेकंड में खोल लेता हूँ। ये हमने क्या सीखा था, मैंने क्या कहा था कि कंसेप्ट क्या लगाया था हमने कि दो वेक्टर्स के बाई कंपोनेंट्स का सम इज इक्वल टू रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट, करेक्ट। तो बिल्कुल यही चीज बच्चों अगर मैं यहां कहूं, बेसिकली मुझे क्या कंडीशन चाहिए, सोर्स के बाई कंपोनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ बाई कंपोनेंट्स ऑफ आरएलसी, ठीक है, समझ आता है। तो क्या मैं फेजर टेक्निक से ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली जो सोर्स का फेजर होगा दैट शुड बी रिजल्टेंट ऑफ द फेजर्स ऑफ आरएलसी। अगर वो होगा तभी तो उसके बाई कंपोनेंट्स ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार सारे इस बात को सोच लो, यही एक मेन फंडामेंटल बात है, आगे तो फट से हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से बच्चों एक स्केलर इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। हम स्केलर सम को वेक्टर सम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर y कंपोनेंट्स का सम सेम है तो इसका मतलब रिजल्टेंट भी सेम ही होगा। इज दिस थिंग क्लियर? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, हमें ये बनाना है कि किसी तरीके से हम अगर ये तीन फेजर बना दें आरसीएल, तो उसका रिजल्टेंट फेजर क्या होगा, सोर्स का फेजर जो कि हमें पता ही है ना। तो हम इनडायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, ऑनलाइन सबको बात क्लियर हो गई? तुम क्या करना चाहते हैं आशीष? ठीक है, ओके, तो अब आप स्टार्ट करो बच्चों। कैसे स्टार्ट करते हैं हम जब ऐसा कुछ होता है, जो फर्स्ट फेजर बनाना होता है। अभी बहुत सारे फेजर हो गए, अब एकदम कंफ्यूज हो जाएगी कौन सा फेजर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेजर हम वो बनाते हैं जो क्वांटिटी कॉमन थी सबको। वो कौन सी है? करंट, चाहे सोर्स है चाहे आरएलसी है, करंट तो पक्का से सबके अक्रॉस सेम ही फ्लो कर रहा है। हमें उसका वैल्यू नहीं पता, हम मान लेते हैं कि कोई करंट का फेजर है आई नो। ये बात समझ आई? तो आप एक बच्चों बनाओ एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, एक्स वाई फिगर बनाओ। ठीक है, आप हम ऐसा करते हैं, आप किसी भी एंगल थीटा पे या फाई पे एक करंट का फेजर बना दो, उसको मैग्नीट्यूड दे दो आई। ये बेसिकली अननोन है ना, बट हमने चलो इसको ड्रॉ कर दिया। चलो साथ साथ करते हैं। तो ये एक फेजर बन गया बच्चों हमारा आई नॉट, which let's say makes an angle theta। अभी ना तो मैं आई नॉट पता ना थीटा पता, अगर आई नॉट और थीटा पता होते फिर हम तो उसको लिख ही देते उस फॉर्म में, ओके। लेकिन अब चलो हम रिवर्स चलेंगे बच्चों। अगर हमें करंट का फेजर पता है, ठीक है, मान लो ये फेजर है, क्या आप इसके हिसाब से रेजिस्टर वाली वोल्टेज का फेजर बना सकते हो? बस हम उल्टा कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या किया था, रेजिस्टर वाली वोल्टेज का फेजर पहले बनाते थे और उससे करंट का फेजर बनाते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है,
हमने करंट कुछ मान लिया और इसके करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टर वाली वोल्टेज का फेजर बना, कैसा बनेगा ड्रॉ करो। भाई अगर ये करंट का फेजर है, करो ड्रॉ, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वाला फेजर कैसा होना चाहिए, वीआर वेक्टर कैसा होना चाहिए। टेक हिंट फ्रॉम दैट रेजिस्टर डायग्राम ओनली। डन। क्या होगा बच्चों, भाई ऑब्वियसली वो वाला जो फेजर है वो तो इसी के अक्रॉस होगा एंड जिसकी वैल्यू आई नॉट आर हो बी आर। अगेन हमें ये नहीं पता बच्चों कि वो बड़ा होना चाहिए था या छोटा होना चाहिए था, डजंट मैटर। अब VC का फेजर बना, वो कैसा होगा इसी फिगर में। अगेन ऐसे सोचो, करंट का फेजर पता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फेजर कैसा होगा। बना लिया बच्चों, कैसा होना चाहिए, इससे 90 डिग्री आगे या पीछे, पीछे। बस एक ही गलती हो सकती थी कि 90 डिग्री आगे बनाओगे या पीछे, पीछे बनेगा। क्यों, करंट लीड करता है राइट, तो वोल्टेज का पीछे होगा। कितने लोगों ने गलत बनाया था ये, ऑफलाइन में 3 है, 4 ऑनलाइन में। आपने ठीक बनाया था ऑनलाइन में। ओके नाइस। और अब वेरी ऑब्वियसली बच्चों VL फेजर कैसा होगा। अगेन क्या याद रखना है, करंट लैग करता है मतलब वोल्टेज लीड करती है ना। ये ना मतलब इसमें इसी में गलती होती है, बार बार बोल के करो है ना, हर चीज बोल के, वोल्ट क्या लैग करता है क्या लीड करता है उसके हिसाब से ही बनाओ। तो गुरसाइल रब करने की जरूरत नहीं थी, मतलब काम तो आ ही जाता। तो ये बन गया बच्चों हमारा VL का फेजर जो कि है I नॉट XL। ठीक है, ऑफ कोर्स वी डोंट नो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ XL एंड X। ये 3 फेजर बन गए, 3 वेक्टर बन गए। हम क्या करना चाह रहे थे याद करो, मतलब हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी थी, इन तीनों का रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज का कुछ। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कैसा होगा कुछ। तो अभी फॉर द टाइमिंग हमें कुछ तो अज्यूम करना है, लेट्स से कि XL बड़ा है XC से, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों।
सबसे पहले तो हम ये वाले दोनों को कंबाइन करेंगे, एक्सएल एक्सी को। ये क्या बन गया, लेटस से ये बन गया, मतलब अज्यूमिंग कि एक्सएल बड़ा है तो ये आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी बन गया। क्लियर बच्चों? तो इसका अब मैं वी आर के साथ रिजल्टेंट निकालूंगा। इसको बच्चों 5 से डिनोट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये जो रेड वाला फेजर है ये किसका फेजर है? वीएस। आपने देखा आपने किस तरह इनडायरेक्टली सॉल्व किया? अदरवाइज हमें समझ ना आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। ये तो समझ आ गया था कि रिजल्टेंट लेना है, बट स्टार्ट कहाँ से करना था उसके लिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या मान लिया? करंट। याद ये नहीं रखना करंट को माना, याद क्या रखना जो क्वांटिटी कॉमन थी। करंट ड्रॉ करके फायदा क्या हो गया, उससे बाकी तीनों ड्रॉ हो गए। फिर से बच्चों ये बात समझ रहे हो कि मेरे फिगर में करंट वाला फेजर, सॉरी वोल्टेज वाला फेजर करंट वाले फेजर से आगे वो पीछे भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? वो तो एक्सएल एक्सी की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। हाँ जी, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया मैथमेटिकली? इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो वीएस है। वीएस का क्या, पी नॉट। वीएस का मैग्नीट्यूड क्या है? पी नॉट ही। सबको समझ आ गया बच्चों क्या किया हमने यहाँ पे? राइट, ओके। ये बना लिया सबने फिगर? अच्छा बच्चों ये ना लिख लो, मतलब ये जैसे हमने जहाँ स्केलर लिखा है ना उसके साथ एक वेक्टर में लिख लो, ये काम बहुत आएगी इक्वेशन। इसी को ही हमने फिजिकली इसी के फेजर ड्रॉ किया ना, वेक्टर इक्वेशन। ओके, तो ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। इससे बच्चों आप देखो ये रिलेशन आ जाएगा, रेड बॉक्स पर देखो। मैंने जानबूझ के ना, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, आई हैव रिटन इट एज ई नॉट एस बी नॉट एल। ई नॉट का क्या मतलब है? पीक वैल्यू। मतलब कि ये जो रिलेशन है ये किसमें आया है? पीक वैल्यूज में। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि पीक वैल्यूज में क्या रिलेशनशिप है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में क्या रिलेशनशिप है। जो वेक्टर ने रिलेशनशिप दिया है वो किसके बीच में दिया है? पीक वैल्यूज। करेक्ट? तो ये रिलेशन सबको समझ आया कैसे बना? v नॉट l माइनस v नॉट c होल स्क्वायर प्लस v नॉट r स्क्वायर, which can be written as like this.
बच्चों बहुत बार ना, देखो ये जो मैंने रेड बॉक्स में लिखा है और ये जो ऊपर लिखा था, ये जो बिना वेक्टर वाला था ds इक्वल टू vr प्लस ec प्लस a, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर से हैं देखने में। ये जो रिलेशन है बच्चों, ये किसके लिए? ds इक्वल टू vr प्लस ec प्लस vr, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ना। जो नीचे वाला रिलेशन है वो किसके लिए? पीक वैल्यूज। मैंने इसीलिए वहां पे नोट्स लगा दिए है ना कि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। हाँ जी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आई नॉट की वैल्यू निकालो। क्या है? फाइंड आई नॉट एंड 5 फ्रॉम योर फिगर। राम जी नीचे करनी है। तो इसको बच्चों हम ऐसे कह देते हैं कि आई नॉट इज, आपने आई नॉट ये निकाला ना, आई नॉट इज ई नॉट अपॉन दिस वैल्यू है ना। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि आई नॉट इज ई नॉट अपॉन सम जेड, where z is equal to root of xl minus xc square plus r square। ठीक है, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि जैसे जनरली हमेशा कहते हैं करंट इज वोल्टेज अपॉन समथिंग, हर जगह हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो बेसिकली ये जो z है वो क्या चीज हुई? That is sort of the effective resistance being provided by this combination, है ना। जो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी, है ना। मतलब Z दिया होता और मैं आपको कुछ भी ना बताता और आपको मैं कहता ये करंट है तो आप ये वोल्टेज है तो करंट कैसे कहते हैं? रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो इस Z को बच्चों हम बोलते हैं एज इंपीडेंस, मतलब नेट रेजिस्टेंस। तो बच्चों एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब ना 3 तरीके की टर्म्स हो गई हमारे पास। एक टर्म थी रेजिस्टेंस, वो किसके कारण होती है? सिर्फ आर के कारण। दूसरी टर्म थी रिएक्टेंस, वो किसके कारण थी? एल और सी के कारण। तीसरी टर्म आ गई इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बच्चों इस मतलब एक तरह से रिजल्टेंट ऑफ, मतलब मैं रिजल्टेंट भी नहीं कहना चाहूंगा, मतलब नेट कह लो या जो भी कह लो कि नेट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को जो भी मिला के फाइनली जो बन जाता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हो सकता है स्पेशल केसेस में इसको ना हम ऐसे भी बोलते हैं बच्चों, हम कहते हैं रिएक्टिव इम्पीडेंस।
इसका क्या मतलब हुआ? इम्पीडेंस का वो पार्ट जो रिएक्टेंस से समझ गए? तो इम्पीडेंस बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज रिएक्टेंस। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ओके अब बच्चों मुझे ये बताओ कि जो आपने फेजर ड्रॉ किया है उस फेजर से अब आप करंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? ध्यान से सोच के बताओ। मतलब आपके पास जैसे वोल्टेज की इक्वेशन तो है ना? वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? E is equal to V naught sin omega t, सोर्स वोल्टेज। बिल्कुल ऐसी ये साइन कॉस में करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? बहुत इजी है, सारा कुछ आपके सामने है। तो आपने उस डायग्राम को कंपेयर करके निकल आएगा। मतलब आई नॉट तो है ही आपके पास, अब आई नॉट तो आई गया। हाँ मैं तो राइट। बस सभी लोग आंसर करो ध्यान से, बस वोल्टेज और करंट के फेजर को देखो। तो अगर आपको वोल्टेज का फेजर पता है तो क्या आप उससे सीधा सीधा करंट का फेजर नहीं लिख सकते? भाई हमारे फिगर में जो करंट का फेजर है, ऐसे सोचो, वोल्टेज का फेजर तो पता है ना आपको? अगर वोल्टेज का फेजर पता है तो करंट का फेजर किस तरह का है? उससे फाई पीछे। लुक एट द फिगर केयरफुली। अब आप ऐसे सोचो, अब उल्टा सोचो फिर से कि वीएस पता है आपको, आप ब्लैक वाला फेजर लिख रहे हो, तो जो ब्लैक वाला फेजर है उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, वो क्या है? आई नॉट। करेक्ट। तो अगर रेड वाले फेजर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा टी है, तो भाई ब्लैक वाले फेजर का एंगल कितना? ओमेगा टी माइनस फाइव। और ये फाइव तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आई सबको? तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा? विल वी गेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहाँ पे आई नॉट में पता है। तो जो थीटा एंगल जो हमने ड्रॉ किया था उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो तो एनीवेज टाइम के साथ चेंज कर ही रहा है ना। मेन सिग्निफिकेंस थी फाई की। उससे क्या पता चल रहा है? इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, है ना। और उस फिगर से देखो फाई की वैल्यू क्या होगी? अच्छा बच्चों आप ये भी समझ गए होंगे कि जिस तरह से हमने डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से हम माइनस फाइव लिख रहे हैं। बाई चांस हम दूसरी तरफ निकाल देते करंट वाला फेजर तो वो प्लस फाइव आ जाता। बट हम अभी देखेंगे कि वो इक्वेशन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट। आपके डायग्राम से देखो बच्चों, इससे फाइव कैसे निकलेगा? tan फाइव निकल आएगा। tan फाइव क्या है? एक्सएल माइनस एक्स ई बाय। सबको क्लियर हो गई बच्चों ये बात? या cos फाइव भी लिख सकते हो आप, r बाय जेड।
ये भी देख लो, काम आता है कई बार cos phi r by z फॉर्म में। तो अब बच्चों बात ये है, ध्यान ये रखना है कि मैंने जिस तरह लिखा उसके हिसाब से tan phi मेरा xl minus xc का आ है और मैंने अपनी इक्वेशन में माइनस फाई लिखा। तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ xl minus xc, मान लो xl छोटा होता तो क्या होता, फाई नेगेटिव आता, तो अपने आप उस इक्वेशन में डाल के सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने इस तरह लिख दिया। बहुत जगह बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई लिख दिया और फिर tan फाई को डिफाइन उल्टा कर दिया, xc माइनस xl। ये बात समझ आई बच्चों? तो बच्चों आप ये देख रहे हो, ये जो tan फाई cos फाई की वैल्यूज हैं इनको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो tan फाई एक तरह से क्या है, रेशियो ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, cos फाई है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। तो अगर आपने इस तरह से याद रखा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम इसे ये मान रहे हैं ना कि वोल्टेज आ गया कि इस फिगर के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से जो फाई है वो क्या है, दैट इज फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। हाँ जी बच्चों, आ गया समझ? तो देखो तो देखने में सारा कुछ बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि जो आंसर आया वो सिंपली आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आ गया, बट ढूंढना ही ये था ना, क्या ढूंढना था प्रैक्टिकली, आई नॉट ढूंढना था आपको और फाइव ढूंढना था, राइट। ओमेगा टी तो पता ही था कि आएगा क्योंकि सारा कुछ ऐसी में ही है, तो आई नॉट और फाइव ढूंढना था, वो हमने। और हम ये भी बच्चों समझ सकते हैं कि क्लियरली अब जो एंगल है वो ना तो 0 है ना 90 है, कुछ बच्चों मैंने cos फाई वाला रिलेशन लिखवाया जरूर है आपको, r बाय z वाला, ठीक है, वो आप अभी आगे समझ ही जाओगे कि वो कहाँ यूज होता है। बट आपने कभी निकालना हो तो ऊपर वाला यूज करो, tan फाई वाला, है ना। क्यों? cos फाई वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताएगा, उसमें गड़बड़ हो सकती है, हमें tan फाई वाला ही यूज करना। हाँ जी बच्चों, ये बात सबको समझ आ गई? तो हमने इस तरह से फेजर्स की हेल्प से एक सीरीज एलसीआर सर्किट को सॉल्व कर दिया। मतलब हमें ये पता चल गया है कि सर्किट में अगर एलसीआर तीनों लगे हो तो कितना करंट फ्लो करेगा और कितने फेज डिफरेंस से करेगा, राइट। मेडिकल वाले बच्चों आपके लिए तो आपका काम सिंपली ये फॉर्मूला से चल जाएगा, ठीक है, और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन मेड में बच्चों हमारे को बेसिक टेक्निक आनी चाहिए फेजर ड्रॉ करने की और आईओटी की, मतलब कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है, हमने तो अभी तीनों सीरीज में लगाए हैं, बट अपनी टेक्निक से हमें किसी भी केस में फेजर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखते हैं इस इक्वेशन से बच्चों हम क्या क्या चीजें और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिखो पॉइंट्स टू नोट। बच्चों मान लो 5 0 आ जाए, कब आएगा 5 0? जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा,
उसका क्या मतलब हो जाएगा कि रिएक्टेंस कट गई, तो क्या बचा सर्किट में? सिर्फ रेजिस्टेंस रह गई, मतलब वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ना। इन अदर वर्ड्स इंडक्टर और कैपेसिटर ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया। तो ये लिखो कि फाई इक्वल टू 0 का मतलब हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, विच मीन्स कि क्या हो रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। Understood? फाई इक्वल टू पाई बाय 2 बच्चों, फाई इक्वल टू पाई बाय 2 कब होगा? दो केसेस में हो सकता है, एक तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर सिर्फ इंडक्टर लगाओ, या फिर दूसरा केस अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगाओ जो हमने पहले किया था, तो फाई पाई बाय 2 था ही था। और दूसरा केस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कब होगा ऐसा? मतलब जब रेजिस्टर तो नहीं होना चाहिए, मान लो इंडक्टर कैपेसिटर दोनों हो, लेकिन डोमिनेंट कौन सा हो? इंडक्टर। एक बार सोच लो ध्यान से, मतलब फाई इक्वल टू पाई बाय 2 से सिर्फ इंडक्टर भी हो सकता है एंड इंडक्टर कैपेसिटर बोथ भी हो सकता है। मतलब जब इंडक्टर कैपेसिटर बोथ होंगे तो क्या करना पड़ेगा? मतलब कि एक्सेल शुड बी ग्रेटर देन कंपेयर्ड टू एक्सी। तो फाई इक्वल टू पाई बाय 2 में क्या हो रहा है? प्योरली इंडक्टिव, या फिर एलसी है जिसमें कि एल डोमिनेंट है। ठीक है, ये मैं बच्चों आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई ऐसे दिया होता है क्वेश्चन में ना कि अननोन सर्किट है, वहां पे फेज डिफरेंस पाई बाय 2 आ गया, करंट लीड कर रहा है पाई बाय 2, तो बताओ सर्किट में क्या कुछ हो सकता है? एकदम माइंड में आता है कि हाँ ये अगर करंट लीड कर रहा है या जो भी, कि मतलब सिर्फ इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है, तो माइंड में रहता है कि दोनों भी हो सकते हैं, और बस क्या होगा कि जो एक डोमिनेंट होगा। आई बात समझ बच्चों? ये हमने किस केस की बात किया? अगर फाई इक्वल टू पाई बाय 2, हाँ पीछे हो गया ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ गया ना। हाँ, उससे आपको कुछ खास पता नहीं चल रहा, क्योंकि उससे सिर्फ ये पता चला कि R 0 होना चाहिए। एक्सेल एक्सी पे आप कुछ कमेंट नहीं कर रहे ना, मतलब वो फेजर डायग्राम से सोचो क्या होगा कि फाई इक्वल टू पाई बाय 2 का क्या मतलब है, कि आप क्या चाहते हो कि जो करंट का फेजर है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे, ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब या तो आपने सिर्फ इंडक्टर लगाया या दोनों लगा दो, लेकिन जो नीचे वाला फेजर बड़ा हो। आई बात समझ बच्चों? ये इस इक्वेशन से नहीं क्लियर हो रहा, इस इक्वेशन से सिर्फ ये समझ आ रहा है कि R 0 करो, या उससे भी इससे समझ सकते हो, मतलब इस तरह समझ लो कि मतलब कि फाई इक्वल टू पाई बाय 2 मतलब प्लस इंफिनिटी की तरफ आपको टेंड करना है, तो R 0 होना चाहिए और XL माइनस XC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसे करो। वही बात होगी। तो XL माइनस XC ग्रेटर देन 0 कब होगा? या तो XC 0 ही कर दो या XL ग्रेटर देन XC कर दो, isn't it? वही चीज लिखी है हमने। आगे बात समझ बच्चों? ठीक, मतलब प्लस पाई बाय 2 है, पाई इज प्लस पाई बाय
अच्छा आप वो मैथ्स लगा रहे हो, मतलब पॉजिटिव साइड से पाई बाय 2 की तरफ टेंड कर रहा है, ऐसे क्या? वैसे तो प्लस ही जाएगा वो। हाँ नहीं, अगर पाई बाय 2 को आप ऑब्ट्यूज वाली साइड से टेंड कराओ तो क्या बनता है? मतलब हम 0 से पाई बाय 2 जा रहे हैं, ऐसे क्या? ठीक है। अच्छा ऐसे ही बच्चों, अगर 5 माइनस पाई बाय 2 होगा फिर क्या होगा? प्योरली कैपेसिटिव या फिर दोनों लगे हो इसमें कि सी डोमिनेंट हो? ये केस सबको समझ आ गया बिल्कुल? ऑनलाइन ठीक है बच्चों, ये जल्दी 22 दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। और मतलब गलती ये होती है कि हम सिर्फ 1 मार्क कराते हैं, तो पॉइंटर्स की दोनों भी होती है। क्लियर बच्चों? बाकी अगर 5 0 से पाई बाय 2 के बीच में हो फिर सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो आर एल हो, ठीक है। एक बार सोच लो, ये कंडीशन आ रही है 5 मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में, अगर सिर्फ आर और एल होंगे तो हो सकता है, या फिर से आर एल सी है। इसको बच्चों को बताइए ऐसे, चलो मैंने तो बिल्कुल ही ऐसे लिख दिया कि क्वेश्चन का आंसर ही मिल जाए आपको। अगर इसको इंट्यूटिवली सोचना हो, सीधी सी बात है, लाइक अगर आप कह रहे हो कि साइन 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाइक करता है, इसका मतलब जो आपका सर्किट है उसमें करंट लैग कर रहा है। करंट कब लैग करेगा? जब इंडक्टर चाहे अकेला हो चाहे इंडक्टर कैपेसिटर के साथ होते हुए डोमिनेट कर रहा हो, एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? और ऐसे ही बच्चों अगर 5 नेगेटिव हो फिर, अगर 5 नेगेटिव मतलब करंट लीड कर रहा है, ऐसा कब आएगा? सी का रोल आ जाएगा। फाइन नेगेटिव मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कब करेगा? जब सर्किट कैपेसिटिव होगा। और ये आप मतलब लॉजिकली भी बड़े आराम से निकाल सकते हो पूरी चीज, है ना? एनी डाउट बच्चों? ओके, फिर बच्चों फिर से एक ये बात का ध्यान रखना कि कब इंस्टेंटेनियस में क्या रिलेशन है और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन। अच्छा ये मतलब ना आपका ऐसे ही केस है जहाँ पे क्वेश्चंस में भी गलत फ्रेम हुआ है, मतलब खुद ही वो कंफ्यूजन हो जाती है कि पूछा क्या था। बहुत बार ये वाले क्वेश्चंस का आंसर होता है एग्जाम में।
कैसे बेटर है ना? आया समझ बच्चों? बताओ आरएमएस में क्या रिलेशन होगा? ये जो हमने रिलेशन लिखा है, एक तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का लिख दिया, एक पीक वैल्यूज का लिख दिया। आरएमएस वैल्यूज में क्या रिलेशनशिप होगा? यही बाद वाला ही होगा। क्या करना है बस इसको √2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो यही सेम रिलेशन आरएमएस के लिए भी होगा। ये भी लिख लो। कि सोर्स की आरएमएस इज इक्वल टू रेजिस्टर की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। तो बच्चा आप ना देखोगे जैसे क्वेश्चंस कैसे दिए होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, कि फिगर दिया होगा, सर्किट दिया होगा और उसमें मेजरिंग डिवाइसेस दिखाए होंगे, अमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, और पूछा जाएगा कि बताओ उनमें रिलेशन क्या है। अब डीसी में तो मेजरिंग डिवाइसेस क्या दिखाता है? इंस्टेंटेनियस दिखाता है। यहाँ क्या दिखाता है? आरएमएस। तो गलती क्या होती है ना कि वो जैसे आर एल सी के तीनों के क्रॉस वोल्ट मीटर दिखाए और मान लो उन तीनों के क्रॉस कहा कि भाई लेट्स से कि 1 2 3 वोल्टेजेस हैं, तो बताओ नेट वोल्टेज क्या होगी? एकदम थप्पड़ पड़ेगा सब कुछ। तो क्या 680 नेट वोल्टेज नहीं? हम क्या कैसे बताएंगे? यही ये रिजल्ट लगा के इससे निकलेगा, है ना? यही गलती बिल्कुल सही है। साहिल को पता है हर गलती जहाँ जो मैं कहता हूँ ना कि हाँ ये गलती, तो साहिल कहता है हाँ सर आपकी बात तो मान ली है, मैं वही गलती करके रहूँगा। अभी उसमें भी फेजर में भी यही हुआ था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ऑनलाइन ऑल क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे, रेजोनेंस। क्या ये पहले पढ़ा हुआ? क्या ये याद है? क्या होता था रेजोनेंस में? फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती थी, है ना? कि अगर मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो उससे क्या होता था? आवाज ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। कहाँ पढ़ा था? फेज में वो जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो आवाज बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? ऐसा ही कुछ बच्चों हम यहाँ पे भी करेंगे। बच्चों ये बताओ कि जो हमने भी ऊपर पढ़ा, जो हमने आई नॉट की वैल्यू निकाली, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस एक्सप्रेशन को देखो एक बार, जो आई नॉट का हमारा एक्सप्रेशन था ये वाला, क्लियरली ये जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंडेंट ऑन ओमेगा है। एक्सएल एक्सी आगे जो ओमेगा पे डिपेंडेंट है। मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि ओमेगा की किस वैल्यू पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम? बाकी सब क्वांटिटीज तो कांस्टेंट ही है। ओमेगा की किस वैल्यू पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम?
ऐसे भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स कि z की वैल्यू का मिनिमम है। बहुत आसान है सोचना बच्चा, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना, सीधा देख के पता चल रहा है कि क्या करना। एक्सप्रेशन से बड़ा एविडेंट है कि z मिनिमम कब होगा। सोचो जरा सी मैथ्स लगाओ, एक सेकंड में आ जाएगा। नहीं हमें तो जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ सिंपल है भाई। z इज सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, r को तो छेड़ ही नहीं सकते। अब z मिनिमम कब होगा, जब पहले वाली टर्म 0 हो जाए। यही कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और तो कुछ नहीं कर सकते। समझ आया बच्चों? तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब z मिनिमम हो जाएगा, राइट। z मिनिमम कब होगा, जब xl इक्वल टू xc हो जाएगा। तो मतलब जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC बन जाएगी। देखो इसका बच्चों मतलब क्या है, मतलब किस सेंस में इसको बोला है हमने, कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे एक आपने सर्किट बनाया LRC, तो LRC की वैल्यू तो फिक्स हो गई, बट ओमेगा जो है वो तो फिर भी आपके हाथ में है ना कि आप किस ओमेगा की वोल्टेज लगा रहे हो। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब आप ऐसा ओमेगा चूज करो जहां पर ओमेगा इज 1/√LC। ठीक है, तो मतलब जैसे हम वहां कहते थे ना कि भाई ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। सर्किट की फ्रीक्वेंसी 1/√LC हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि होती है, तो हमने LC ऑसिलेशन पढ़ा था, तो भी हमें पता था कि सर्किट की फ्रीक्वेंसी तो 1/√LC आती है। तो मतलब आप समझो दोनों बातों में सिमिलैरिटी है। हम ये कह रहे हैं कि जब बॉडी की खुद की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम किस सेंस में कह रहे हैं, करंट की सेंस में। साउंड वाले चैप्टर में किस सेंस में बोला था कि आवाज ज्यादा सुनाई देने लगती है, राइट। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसकी बच्चों एप्लीकेशन कैसे होती है, इसकी दो एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, जैसे रेडियो एंड मेटल डिटेक्टर्स। रेडियो में क्या होता है, जैसे आप अगर बिल्कुल सिंपल रेडियो की बात करें, उसमें ट्यूनर लगा होता है, हम नॉब घुमाते हैं तो हमें साउंड सुननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 92.7 लगाना है, ठीक है, तो आपने किया क्या भाई, स्पेस में तो सारे अलग अलग रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आ रही है। जब हम कहते हैं कि हमने रेडियो की फ्रीक्वेंसी 92.7 कर दी, तो हमने क्या किया, रेडियो के सर्किट की फ्रीक्वेंसी 92.7 कर दी, तो क्या हुआ, वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, तो क्या हुआ,
आपको उस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो आपको वो वाली आवाज ज्यादा सुनाई देती शुरू। आई बात समझ बच्चों? इस तरह से रेडियो काम करता है। ऐसे ही बच्चों इसकी दूसरी एप्लीकेशन होती है मेटल डिटेक्टर्स। मेटल डिटेक्टर्स बच्चों सबको पता है, एयरपोर्ट, मॉल्स एक्सेट्रा वहां पे होते हैं। हम क्या करते हैं, तो वहां पे क्या प्रिंसिपल होता है, ये जो डिटेक्टर होता है बच्चों उसमें ना ये उसकी सराउंडिंग्स में कॉइल होती है, ठीक है। तो आप सोचो कि एक इंडक्टर बना हुआ है, वो क्या करते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व है। वो कहते हैं कि मतलब हमें पता है कि जब मेटल का कुछ भी डिवाइस हमने इसके बीच में रखा, कॉइल के बीच में रखा, तो क्या इंडक्टेंस बन जाएगी, एल चेंज होगा अगर आपने मेटल रखा बीच में। तो मेटल रखकर जो एल चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने इस कॉइल के अंदर पहले ही दे रखी है, ठीक है। हमने कॉइल के अंदर पहले ही अज्यूम करके कि मतलब मान लो कुछ हजार तरीके के मेटल्स हैं, उनके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो एल बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो 1/2 पाई रूट एल सी आएगा, वो वाली फ्रीक्वेंसी हमने उस फ्रीक्वेंसी का करंट हम फ्लो करवा देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब कोई पर्सन मान लो वो मेटल कैरी करता हुआ इस कॉइल के अंदर आएगा, तो क्या होगा, मैच कर रही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बाहर वाली फ्रीक्वेंसी, तो लार्ज साउंड सुनाई देगी इन द फॉर्म ऑफ बीप, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस मेथड इज वेरी वेरी अप्रोक्सीमेट, नॉट एट ऑल फुल प्रूफ। क्यों? इसमें तो आपने पहले से ही कुछ अज्यूम करके कि भाई हाँ जो सामने वाला टेररिस्ट है कि वो ये मेटल्स लेके आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप कुछ फ्रीक्वेंसीज भेज रहे हो, ये हर केस तो नहीं चेक कर सकता, राइट। इसीलिए ऐसा है कि मतलब जहां पे एक्चुअली हाई रिस्क होता है तो वहां पे हम सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करते हैं, ये तो चलो एक फर्स्ट स्टेप है, उसके अलावा मैनुअल फ्रिस्किंग होगी या कुछ भी होगा उससे चेक होगा। ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? ठीक है। अब देखो मैंने किस तरह लिखा है कि भाई मेटल डाल के जो एल की नई वैल्यू बनी एल डैश, हमने फ्रीक्वेंसी वही वाली डाल रखी है पहले 1/2 एल डैश। चलो ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। ये पार्ट अभी बचा हुआ है, आगे और पढ़ना है हमें, ठीक है। मतलब रेजोनेंस के कुछ 4-5 पॉइंट्स है, मैं आपको ना क्वेश्चन मैसेज कर दूंगा कि जो जो आप कर सकते हो वो ट्राई करना। बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे वो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला का राइट किया था उसमें जो जो केसेस बने। चलो ओके बच्चों, बाय।